गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आपको आवाज़ मिल रही है और मैं विजिबल भी हूँ। जस्ट प्लीज़ एक बार कंफर्म करिए, देर आफ्टर हम लोग क्लास को बिगिन करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी रियलिज्म पर हम लोगों ने पढ़ाई की थी एंड टुडे विल डिस्कस नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज नेचुरलिज्म। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग नेचुरलिज्म डिस्कस करने वाले हैं। कल क्लास नहीं हो सकी थी, रीज़न ये था कि मैंने अपने लैपटॉप को अपग्रेड करा दिया। अपग्रेड कराने के बाद मुझे सारे सॉफ्टवेयर्स फिर से इसमें इंस्टॉल करने थे, तो कुछ इंस्टॉल हुए, कुछ के साथ समस्याएं आई, तो इस वजह से कल की क्लास नहीं हो सकी थी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट एंड ठीक है, ऑल क्लियर, थैंक यू। आज की क्लास हम लोग करेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे एंड नेचुरलिज्म इज आल्सो अ मूवमेंट लाइक रियलिज्म एंड इट इज एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ नेचुरलिज्म, sorry, after effect of realism, or we can say that it is an outgrowth of naturalism, sorry, आउटग्रोथ ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का ही एक तरीके से आउटग्रोथ है, रियलिज्म का ही पार्ट है, बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। डिफरेंस क्या है, क्या चीज है ये, और चूंकि रियलिज्म से जुड़ा है तो इसकी भी जो ओरिजिन है दैट इज इन फ्रांस। ठीक है, तो इसकी भी जो ओरिजिन है वो कहाँ है, फ्रांस में है। तो थोड़ा सा हम लोग पीपीटी के जरिए आगे बातचीत करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को और समझते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो समझना है हम लोगों को नेचुरलिज्म। First of all, as we can see that it was developed in 19th सेंचुरी। ठीक है, कब इसका डेवलपमेंट हुआ, 19th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट है एंड इन विच राइटर्स फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल कॉजेज फॉर देयर कैरेक्टर्स। यहाँ पर फोकस किस चीज पर होता है, कैरेक्टर्स पर होता है। ठीक है, उनके एक्शंस पर होता है एंड उनकी चॉइसेस एंड बिलीव्स पर होता है। And actually this is an effect of डार्विन्स थियरी। डार्विन की एक थियरी थी, दैट थियरी वाज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, एक डार्विन की थियरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उससे प्रभावित थी। मींस द पर्सन, द एनिमल, द लिविंग बीइंग हु विल बी फिट एंड फिटेस्ट विल सर्वाइव, अदर्स विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, जो फिट होगा, जो टाइम के साथ, चीजों के साथ, समय के साथ जो मैनेज कर सकेगा, वही क्या करेगा, सरवाइव कर सकेगा इन दिस वर्ल्ड। तो वहीं से जो कैरेक्टर्स का एक्शन है, कैरेक्टर्स का बिहेवियर है, उस पर जब फोकस करता है, दैट इज नेचुरलिज्म। मींस इट फोकसेस ऑन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स। इट फोकसेस ऑन फैमिलीज, इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर्स, इट फोकसेस ऑन पीपल। ठीक है, जैसे थोड़ा सा ये नेचुरल रियलिज्म से हट करके एक तरीके का, दिस इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंटल राइटिंग था। तो जो एक्सपेरिमेंटल राइटिंग बिगिन हुआ, इट वाज बिगिन इन novels and drama. First of all it begin in novel, first of all it begin in fiction. ठीक है, तो आगे है नेचुरलिज्म इज एन आउटग्रोथ ऑफ रियलिज्म। ठीक है, ये क्या है, ये रियलिज्म का ही एक आउटग्रोथ है। ठीक है, नेचुरलिज्म इज इन मैनी वेज interconnected with realism, but realism is primarily a style of writing, while naturalism is a philosophy of writing. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रियलिज्म इज एक्चुअली अ स्टाइल। रियलिज्म क्या है, एक्चुअली में एक स्टाइल है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि किस तरीके से लिखा जा रहा है। मींस वहां पर रियलिज्म क्या है, रियलिज्म इज फोकसिंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी। रियलिटी को कैसे, किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, इस बात पर फोकस करता है रियलिज्म। बट नेचुरलिज्म इज एक्चुअली अ फिलॉसफी ऑफ राइटिंग। मींस हियर is a study of characters and their behaviors, their psychic conditions, their uh, other conditions. This is actually real thing, analysis of real thing, but it
इज काइंड ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। ये एक तरीके की फिलोसफिकल थिंग है, मींस कि किसी कैरेक्टर के अंदर जब घुसना है, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज फिलॉसफी, ठीक है। तो किसी कैरेक्टर के एक्शन की स्टडी, किसी कैरेक्टर के बिहेवियर की स्टडी, किसी फैमिली के बिहेवियर की स्टडी, उसके स्टेटस की स्टडी, दैट इज naturalism, that focuses on nature. So naturalism is an outgrowth of realism, but it is different from realism. Actually, realism is primarily a style of writing, but naturalism is a philosophy of writing, ठीक है। फिलोसफी इन राइटिंग और फिलोसफी ऑफ राइटिंग। आगे बात करेंगे इसकी इमर्जेंस कैसे हुई, कहां से बिगिन हुआ। फ्रेंच ऑथर, नाम इनका याद रखिएगा, एमाइल जोला, ठीक है, नाम इनका है एमाइल जोला। फर्स्ट एडॉप्टेड द टर्म नेचुरलिज्म, एक्चुअली इनका क्वाइन टर्म नहीं है, ठीक है। एमाइल जोला ने इस टर्म को, नेचुरलिज्म को क्वाइन नहीं किया था, क्वाइनस दूसरा है, ठीक है। क्वाइनस पर अभी बात करेंगे। इट वाज क्वाइंड इन 1860s बट एडॉप्टेड बाय एमाइल जोला इन 1870s। कहा 1870s में, एक्चुअली ईयर था 1871, ठीक है। 1871 में एक्चुअल में इसकी बिगिनिंग हुई थी। इस पर जो स्टडी इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने बिगिन किया एमाइल जोला ने, तो उनका डिस्कशन, उनका एडाप्टेशन कब का था, 70s का था। बट जब कि ये जो क्वाइनेज ऑफ द टर्म है, ये टर्म क्वाइन किया गया था, इट वाज क्वाइंड समटाइम्स इन 1860s। 1860s में 1860 के दशक में इसको क्वाइन किया गया, एंड इट वाज एडॉप्टेड बाय एमाइल जोला इन 1870s, इन द ईयर 1871, ठीक है। एडॉप्टेड द टर्म नेचुरलिज्म टू डिस्क्राइब, ओके मैंने इरेज कर दिया, थोड़ा सा क्लियर दिखता रहे, ठीक है। टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिटरेचर, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिटरेचर, एंड डिजाइंड मैनी ऑफ थियरीज बिहाइंड द मूवमेंट। और एमाइल जोला ने ही इससे रिलेटेड कई सारी थियरीज का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट किया, एंड इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल राइटिंग, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसका क्वाइनेज कहां से है। क्वाइनेज की बात करते हैं। जूलियस एंटीन कैस्टगनेरी, ये फ्रेंच राइटर हैं, अ फ्रेंच आर्ट क्रिटिक। कौन है ये फ्रांस के एक आर्ट क्रिटिक हैं। ही इज अ फ्रेंच आर्ट क्रिटिक एंड ही क्वाइंड द टर्म, फर्स्ट यूज द टर्म नेचुरलिज्म। इन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज किया। नेचुरलिज्म का फर्स्ट यूज किसने किया? जूलियस एंटोइन कैस्टागनेरी। नाम बड़ा टफ है, इसको रट्टा मार करके याद कर लीजिएगा, एग्जाम तक तो याद हो ही जाए। कहीं लिख करके चिपका लेना जहां पर आप बैठ करके पढ़ते, ताकि ये नाम याद हो जाए, ठीक है। इन्होंने क्वाइन किया था। देखिए ये सारे जो नाम हैं, ये नाम याद रहेंगे। नाम को जब आप मेंशन करेंगे अपने आंसर में, तो वो एक प्रभावी बात होती है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज द टर्म नेचुरलिज्म टू डिस्क्राइब अ स्टाइल ऑफ लाइफ लाइक पेंटिंग। किस बात के लिए? कैसा था? लाइफ लाइक पेंटिंग दैट बिकम पॉपुलर इन द अर्ली 1860s, ठीक है। अर्ली 1860s का मतलब है 1865 के पहले का जो टाइम था, उस अर्ली 1860s में एक पेंटिंग जो थी, एक प्रकार की पेंटिंग जो थी, वो बहुत पॉपुलर थी। और इसको कहते हैं, कैसी पेंटिंग्स? लाइफ लाइक पेंटिंग्स होती है, मींस वेरी रियल पेंटिंग, जैसे वास्तविकता दिखती है उस तरीके की जो पेंटिंग्स होती थी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने, किसने? मिस्टर जूलियस एंटोनिन कैस्टगनेरी, इन्होंने 1860s में पहली बार नेचुरलिज्म टर्म का यूज किया था टू डिस्क्राइब लाइफ लाइक पेंटिंग्स दैट वर पॉपुलर इन 1860s, ठीक है। एमाइल जोला देन अप्लाइड द टर्म इन टू लिटरेचर, और लिटरेचर में इस टर्म को अप्लाई करने का श्रेय किसको जाता है?
इस टर्म को लिटरेचर में लाने का, लिटरेचर में अप्लाई करने का जो श्रेय जाता है वो एमाइल जोला को जाता है। एमाइल जोला देन अप्लाइड द टर्म टू लिटरेचर। जोलास सेमिनल एसे, और कहां पर इसका यूज किया था इन्होंने? इट वॉज यूज बाय जोला इन हिज एसे टाइटल्ड द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल। ठीक है, उस एसे का नाम क्या था? द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे है इन द स्टडी ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, पब्लिश्ड इन 1880, सॉरी ये गलत, हमने यहाँ पर जो डेट आपको बताई थी 1871 गलत बता दी थी, 1880। ठीक है, इस एसे को इन्होंने 1880 में लिखा था, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, एक्चुअली 1871 में इनकी नॉवेल पब्लिश हुई थी, वो मैं कंफ्यूज कर गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रेजेंट्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द नॉवेल एज प्रीएमिनेंट नेचुरलिस्टिक लिटरेरी आर्ट फॉर्म। ठीक है, और इस एसे में इन्होंने जो नॉवेल्स हैं उनको एक तरीके की नेचुरलिस्टिक लिटरेरी आर्ट फॉर्म के रूप में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, एग्जामिन किया और डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस हिस्ट्री को। एमाइल जोला ने इसमें और क्या बातें कही उस पर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, जोला लेड आउट 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स इन द एसे। ये जो एसे लिखा है इन्होंने, द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, उसमें इन्होंने 3 बेसिक बातों पर फोकस किया था। पहली बात क्या थी? फर्स्ट वन, पहली जो बात थी इसमें, फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट वन, राइटर्स कुड इनकॉर्पोरेट फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड, ये नाम है, ये फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट हैं क्लॉड बर्नार्ड। इन्होंने एक मेथड दिया था, बर्नार्ड्स मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, तो क्लॉड बर्नार्ड ने एक साइकेट्रिस्ट थे, इन्होंने एक मेथड बताया था जिसको कहते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, तो पहली चीज जो जोला ने सजेस्ट की, उन्होंने कहा कि जो राइटर्स हैं, the writers who are writing naturalistic novels, they can use the method of scientific inquiry given by or incorporated by French psychiatrists or psychologists. Sorry, not psychologist, physiologist. I'm sorry, मैंने ध्यान नहीं दिया। He was a physiologist. ठीक है, physiologist means who studies physics of human body or animal body. ठीक है, he was a physiologist. ठीक है, means एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा स्कॉलर जो किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करता है। ठीक है, तो क्लॉड बर्नार्ड ने एक मेथड दिया जिसको कहा जाता है साइंटिफिक इंक्वायरी। ठीक है, टू दियर बुक वर्क, जो राइटर्स हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, वो जो है अपने वर्क्स में, अपने कैरेक्टर्स की एनालिसिस में, कैरेक्टर्स के डिस्कशन में, मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क का इशू सजेस्ट कर रहा है, क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है? जरा हमको बताइएगा कमेंट में लिख करके। ठीक है, क्या कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ठीक, टू दियर वर्क बर्नार्ड स्टेटेड दैट controlled experiments could either prove or disapprove a hypothesis regarding the tested phenomena। तो बर्नार्ड ये कहते थे, मतलब बर्नार्ड का ये साइंटिफिक स्टडी, अच्छा नो, ओके, थैंक यू। ठीक है, बर्नार्ड का जो इसमें सजेशन था साइंटिफिक इंक्वायरी का, जो बर्नार्ड ने एक साइंटिफिक इंक्वायरी सजेस्ट की थी, उसका मतलब क्या था? उन्होंने कहा था कि इन दैट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, अगर एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल्ड वे में किया जाए तो वो इधर प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द टेस्टेड फिनोमेना। ठीक है, जैसे इस चीज को आप थोड़ा सा रिसर्च का मेथड समझना होगा, रिसर्च क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली रिसर्च के लिए, जैसे जब भी हम रिसर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, मीन्स आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद आप रिसर्च में जाते हैं, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और ह्यूमैनिटीज।
ठीक है। अगर ह्यूमैनिटीज में है तो ह्यूमैनिटीज में हाइपोथेसिस नेसेसरी नहीं होती है, ठीक है, वहां पर एक रिसर्च क्वेश्चन से भी आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं, इन दैट कंडीशन यू हैव टू डेवलप अ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक फिनोमेना है जिसको आप सपोज कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जैसे कोई भी फिनोमेना हो, जैसे एक फिनोमेना हमने मान लिया कि पानी से मोटरसाइकिल चल सकती है, ठीक है। ये हमारी हाइपोथेसिस, हमने एक स्टेटमेंट अपनी हाइपोथेसिस बनाई कि पानी से मोटरसाइकिल चल सकती है, चलाई जा सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट तरीके से उसको टेस्ट करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट में या तो वो हाइपोथेसिस प्रूव होगी या तो हाइपोथेसिस डिसप्रूव होगी, रिजेक्ट होगी, ठीक है। अगर प्रूव होती है तो हमारा रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल है, डिसप्रूव होती है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है, तो हमारा जो फिनोमेना था, हमारी जो हाइपोथेसिस थी, वो रिजेक्ट हो गई, अनसक्सेसफुल रिसर्च हो जाएगा, लेकिन डिग्री अवार्ड होगी, ठीक है। लेकिन रिसर्च है, मतलब ये जो एक हाइपोथेसिस थी उस पर काम किया गया और उस पर चीजें डेवलप हुई। बात क्लियर? तो यहां पर ये वही बात बर्नार्ड महोदय कहते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल्ड वे में किया जाए, देन किसी भी टेस्टेड फिनोमेना को या तो प्रूव किया जा सकता है या तो डिसप्रूव किया जा सकता है। Zola posited that a writer could use this same approach with the character functioning as the phenomena, ठीक है। और एमाइल जोला ने इस बात पर जोर किया, इस बात को सजेस्ट किया। पॉजिट का मतलब होता है सजेस्ट करना, ठीक है। तो एमाइल जोला ने इस बात को राइटर्स को सजेस्ट किया कि दे कैन यूज दिस अप्रोच विद कैरेक्टर्स ऑफ देयर नॉवेल एंड प्लेज। जो उनके ड्रामा में, उनके प्लेज में कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ भी ये रिसर्च, ये अप्रोच वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कैरेक्टर्स को वो फिनोमेना मान करके उसकी एक प्रॉपर स्टडी अपने नॉवेल में कर सकते हैं, और उस फिनोमेना को या तो रिजेक्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, दिस इज व्हाई दिस नेचुरलिज्म इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और चीजें समझिए। तो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, पहली बात थी। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? सेकंड थिंग इज दैट, दूसरी कौन सी चीज है? सेकंड जो है, उन्होंने कहा जोला सेड दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड सेपरेट्स नेचुरलिज्म फ्रॉम रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म, ठीक है। और ये जो मेथड होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको बर्नार्ड ने बताया, वो क्या करेगा? नेचुरलिज्म को रियलिज्म और रोमांटिसिज्म दोनों से थोड़ा सा अलग कर देगा। रोमांटिसिज्म से तो पूरी तरह से अलग कर देगा, रियलिज्म से भी थोड़ा सा इसको अलग कर देगा, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि फाइनली जोला प्रेजेंटेड एन आर्गुमेंट चैलेंजिंग हिज क्रिटिक्स। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, उसमें उन्होंने अपने जो क्रिटिक्स थे, उन क्रिटिक्स को चैलेंज किया, ठीक है। मींस क्रिटिक्स हु आर trying to oppose the things that was stated by द राइटर एमाइल जोला। जो एमाइल जोला ने जो बातें कही थी, उनको, उसको जो है उसके अपोजिट में या उसके अगेंस्ट में जो क्रिटिक्स बात कहते थे, उसको चैलेंज करने के लिए तीसरी बात उन्होंने कहा कि हिज क्रिटिक्स assertion that his work was immoral and offensive, ठीक है। तो इस बात को चैलेंज किया, जो क्रिटिक्स कहते थे कि जो उनके वर्क्स हैं, नेचुरलिज्म के जो वर्क्स हैं, वो इमोरल हैं एंड ऑफेंसिव हैं। ये इमोरल और ऑफेंसिव याद रखिएगा, अभी इसके एंड में भी एक बात करेंगे, ठीक है, जहां पर
नेचुरलिज्म के एंडिंग की बात करेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई 1860s में पहली बार नेचुरलिज्म जो टर्म था उसको यूज किया गया, किसके द्वारा? एक आर्ट क्रिटिक के द्वारा, ठीक है। उन्होंने इसको एक लाइफ लाइक पेंटिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए कहा, और उसके बाद इस टर्म को एमाइल जोला ने यूज किया, लिटरेचर में अडॉप्ट किया, एंड ही राइट्स एन एसे द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल नॉवेल लिखा, एक एसे जो 1880 का था, और उसमें उन्होंने 3 बातों पर फोकस किया। 3 बातें क्या थी? पहली बातें उन्होंने कही कि जो राइटर्स हैं, राइटर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स और राइटर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल writing or naturalist writer can use scientific inquiry method propounded by the physiologist क्लाउड बर्नार्ड, ठीक है। उनका जो एक टेक्निक था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी टेस्ट को एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल्ड वे में प्रेजेंट किया जाए तो क्या होगा, वहां पर चीजें कि जो फिनोमेना है, जो हाइपोथेसिस है, उसको या तो रिजेक्ट किया जाएगा या तो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इन द सेम वे राइटर कैन एक्सेप्ट his or her characters as a phenomena, as an hypothesis, and can make an experiment of the character and can prove or reject the hypothesis of the character, ठीक है। ये तो नेचुरलिज्म है। आगे, और ये एंड कैसे हुआ, ठीक है। जोलास 20 नॉवेल सीरीज, ठीक है। एमाइल जोला के 20 नॉवेल्स की एक पूरी सीरीज है जिसको कहा जाता है लेस रॉगन मैस्क्वर्ट। लेस रॉगन मैस्क्वर्ट, ये फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच में लिखते थे, ठीक है। एमाइल जोला का ये 20 नॉवेल्स की सीरीज है। रिटन इन, कब लिखा गया? बिटवीन 1871 से 1893, 1871 से 1893 के बीच में उन्होंने 20 नॉवेल्स लिखे। And all those 20 novels are naturalist novels. Is one of the most significant contribution to naturalist literature. नेचुरलिस्ट लिटरेचर का ये सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, सबसे बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है। इट सेंटर्स ऑन द लाइव्स ऑफ 2 फिक्शनल फ्रेंच फैमिलीज। इसका सेंटर क्या है इन 20 नॉवेल्स का? दीज नॉवेल्स सेंटर ऑन 2 फैमिलीज दैट आर फ्रेंच फैमिलीज एंड आर फिक्शनल फैमिलीज, नॉट रियल फैमिलीज, ठीक है। उन्होंने एक फिक्शनल फैमिली क्रिएट की दो, और उसी की स्टोरी इन्होंने अपनी 20 नॉवेल्स में प्रेजेंट किया। वन प्रिविलेज्ड, और उन 2 फैमिलीज में से एक प्रिविलेज्ड फैमिली थी जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, ठीक है। और दूसरी जो थी द अदर डेस्टिट्यूट थ्रू आउट 5 जनरेशंस, ठीक है। एनवायरमेंट, हेरिडिटी and the challenges of life in the second French Empire ultimately led each family to ruin, ठीक है। और फाइनली दोनों फैमिलीज जो थी वो रुइन हो गई, जो प्रिविलेज थी, जो प्रिविलेज्ड नहीं थी, ठीक है। उनकी सारी कंडीशंस को, 5 जनरेशंस की कंडीशंस को उन्होंने स्टडी किया, और फाइनली दोनों जो फैमिलीज थी उनके रुइन को दिखाया, उनके एंड को दिखाया, उनके बर्बादी को दिखाया, ठीक है। आगे कह रहे हैं दूसरे, अब ये तो फ्रांस के थे, उन्होंने प्रपाउंड किया। बाकी और राइटर्स, अमेरिकन राइटर थे, उनका नाम लेते हैं फ्रैंक नोरिस, ठीक है। फ्रैंक नोरिस वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, ठीक है। वाज अनदर फॉर्मेटिव फिगर इन द नेचुरलिस्ट मूवमेंट या नेचुरलिज्म मूवमेंट। स्टीफन क्रेन, द ऑथर ऑफ रेड बैज ऑफ करेज, दिस इज नॉवेल, ये नॉवेल है रेड बैज ऑफ करेज, ठीक है। ये एक नॉवेल है, किसने लिखा है? स्टीफन क्रेन ने लिखा है, ठीक है। एंड अदर वर्क्स, इसके अलावा भी और कई सारे नॉवेल्स लिखे इन्होंने। इम्प्लॉयड अ सिमिलर अप्रोच एंड कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द कैनन ऑफ अमेरिकन नेचुरलिज्म, ठीक है। फ्रांस में उनका नाम लिया, दूसरा अमेरिकन में हमने फ्रैंक नॉरिस का नाम लिया, तीसरा हम लोगों ने बात कर ली अमेरिकन की। अमेरिकन में तीसरे जो हैं उन्होंने कौन है? स्टीफन क्रेन, ठीक है। नेचुरलिज्म का ज्यादा डेवलपमेंट
अमेरिका में हुआ था, ब्रिटेन में भी, ब्रिटिश नॉवेल में, और अदर वर्ल्ड लिटरेचर में भी इसका डेवलपमेंट हुआ। तो 3 राइटर्स यहाँ पर हम लोगों ने मेजरली डिस्कस किए। आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे एंड हुआ, ठीक है। इट वॉज एंडेड अराउंड 1900, 1900 के लगभग में ये जो नेचुरलिज्म है वो एंड हुआ। कैसे एंड हुआ? जब ये एंड हुआ, जब इसकी एंडिंग मानी जाती है, तो एक मैगजीन है द आउटलुक, ठीक है, उस आउटलुक ने एक जो है आर्टिकल पब्लिश किया जिसको कहा जाता है ओबिचुअरी फॉर नेचुरलिज्म, ठीक है। टाइटल ये नहीं था, दैट इज कंसीडर्ड एज ओबिचुअरी। ओबिचुअरी का मतलब होता है कि मृत्यु पत्र, ठीक है। किसी के मृत्यु का जो पत्र होता है, जनरली जो न्यूज़पेपर्स में छपता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी के डेथ, जो बड़े लोग होते हैं अपने परिवार के लोगों के डेथ पर एक पत्र छपवाते हैं, ठीक है, उसको ओबिचुअरी कहते हैं, ठीक। तो आउटलुक ने एक आर्टिकल छापा जिसको ओबिचुअरी फॉर नेचुरलिज्म कहा जाता है, और उसी के साथ दिस मूवमेंट इज थॉट टू बी एंडेड। एक मूवमेंट के रूप में नेचुरलिज्म जो था, ठीक है, नेचुरलिज्म एज इट्स ओन डिस्टिंक्ट लिटरेरी मूवमेंट largely ended around 1900 when American magazine Outlook published a tongue-in-cheek obituary for naturalism, ठीक है। आगे बात करें, द पब्लिकेशन वेंट सो फार एज टू डीम का मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है, या मानना। द पब्लिकेशन वेंट सो फार एज टू डीम जोलास एफर्ट्स टू क्राफ्ट अ न्यू फॉर्म ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर अ टोटल फेलियर। और ये जो पब्लिकेशन था, ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया, उस आर्टिकल में ये पूरा का पूरा जो निर्णय, डिसीजन दिखाया गया, वो इस बात पर फोकस था कि जो इनका मिस्टर जोला का पूरा एफर्ट था वो एक तरीके का फेलियर था। बट इस आर्टिकल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल उठाए। उसका रीजन ये था कि इसको एक एंडिंग तो मानी गई, ठीक है, एंडिंग इसकी मान ली गई कि 1900 में एंड हो गया, बट देयर आफ्टर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे जिन्होंने इस पर राइटिंग की। तो कहते हैं दिस स्टैंड इज डिबेटेबल, ठीक है। और ये जो इनका स्टैंड है, जो इन्होंने कहा कि ये पूरा एक टोटल फेलियर था, एमाइल जोला का जो एफर्ट था, उसको ये क्या है, ये डिबेटेबल है, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, स्पेशली बिकॉज काउंटलेस राइटर्स सिंस 1900, ठीक है। 1900 के बाद बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुए जो have influenced their works with heavily naturalistic elements, और जिनके वर्क्स जो है बहुत ज्यादा इस नेचुरलिस्टिक एलिमेंट्स जो हैं, जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म के जो एलिमेंट्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, ठीक है। उन राइटर्स में कौन है? अर्नेस्ट हेमिंगवे, एडिथ वार्टन, जैक लंडन, ये तीन के तीनों अमेरिकन राइटर हैं। आर जस्ट अ फ्यू हु कैरीड नेचुरलिज्म इनटू 20th सेंचुरी। ये वो राइटर्स हैं जिन्होंने नेचुरलिज्म को 20th सेंचुरी में कैरी फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया नहीं है, कर देंगे अभी क्लास के बाद या कल सुबह, ठीक है। तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स डिटेल में हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में समझा देते हैं। तो 5 एलिमेंट्स हैं। और दूसरी चीज एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, जैसे एक स्टूडेंट ने हमसे बाद में पूछा था कि जैसे हमने इसको एज मूवमेंट डिस्कस किया, रियलिज्म को भी और इसको, तो उसने कहा कि भाई 250 में पूछे जाएंगे तो क्या सारा डिटेल लिखना जरूरी है, ठीक है। तो उसका बेटर सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो 200 वर्ड 250 वर्ड में कमेंट पूछेगा, दूसरा 500 वर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 500 वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ऊपर का जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उसके साथ साथ इन एलिमेंट्स पर भी चर्चा कर लीजिएगा, और अन्य जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको थोड़ा बढ़ा लीजिएगा,
ठीक है, 200 वर्ड में पूछा जाता है तो ऊपर का डिटेल करके क्या है ये और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ उतने पे बात खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स पर बात करते हैं तो एक लाइन में लिख दीजिएगा कि ये 5 मेन एलिमेंट्स इसके हैं, इन एलिमेंट्स पर और डिटेल चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपको 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो 250 वर्ड मिले तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, ज्यादा मिले तो उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक, तो पहला जो है डिटर्मिनिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, पेसिमिज्म, सेटिंग एंड प्लॉट ट्विस्ट, ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म क्या है? मींस देयर इज अ डिटर्मिन थिंग। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो थिंग्स हैं, जो नरेशन है इन सच नॉवेल्स, दैट इज सेवरल थिंग्स आर डिटर्मिन्ड। ठीक है, बहुत निश्चित चीजें होती है, बहुत दृढ़ता के साथ चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ऑब्जेक्टिविटी मीन्स देयर इज नेचुरलिस्ट राइटर्स हु लेफ्ट नो ट्रेस, ठीक है, ऑफ देयर ओन पर्सनालिटी। ठीक है, यहां पर नेचुरलिस्ट जो राइटर्स हैं वो अपनी पर्सनालिटी का कोई भी ट्रेस छोड़ते नहीं है। मीन्स दियर राइटिंग इज फुल्ली ऑब्जेक्टिव। मैंने कई बार इस बात का डिस्कशन किया है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव राइटिंग इज involving the writer himself or herself in the writing as a person, and objective writing is impersonal writing, means writer try to follow the theory of impersonality, means does not present themselves or himself or herself in their writing। तो यहां पर जो नेचुरलिस्ट राइटिंग है इसमें जो राइटर्स हैं they do not present themselves inside the text। ठीक है, वो अपने आप को टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं करते, वो अपने आप को टेक्स्ट से बाहर रखते हैं, फुल्ली इम्पर्सनल रखते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज पेसिमिज्म। पेसिमिज्म इज निराशावाद। ठीक है, मीन्स देयर इज काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक थॉट। मोस्ट ऑफ नॉवेल्स आर पेसिमिस्टिक, मोस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ नेचुरलिज्म इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, यहाँ ऑप्टिमिज्म नहीं है, कैरेक्टर्स आर पेसिमिस्टिक काइंड। ठीक है, सेटिंग, जो राइटर्स हैं द नेचुरलिस्ट राइटर्स हैव देयर डीप फोकस एंड सेंटर ऑन द चॉइस ऑफ सेटिंग। ठीक है, कि नॉवेल में जो सेटिंग्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, उनका सिलेक्शन बहुत स्पेसिफिक है। दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द सेटिंग ऑफ द नॉवेल्स, एंड द प्लॉट्स आर फुल ऑफ ट्विस्ट्स, मीन्स देयर आर थ्रिल्स एंड ट्विस्ट्स इन द प्लॉट्स ऑफ सच नॉवेल्स दैट आर नेचुरलिस्ट नॉवेल्स। ठीक है, तो ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं नेचुरलिज्म के। आगे बढ़ेंगे। नोटेबल नेचुरलिस्ट राइटर में एक लंबी लिस्ट मैंने दे दी है, जरूरी नहीं कि सारे आप याद करें, मैक्सिमम जितने याद हो सकते हैं उसको आप याद करें। ठीक है, तो सोल बिलो, ये अफ्रीकन राइटर है, नाम सुना होगा। इनका एक फेमस वर्क है एडवेंचर्स ऑफ अगवी मार्च। केट चॉपिन, इनका वर्क है अवेकनिंग। स्टीफन क्रेन, इनका स्टीफन क्रेन का एक वर्क आपने पढ़ा था पीछे, रेड बैज ऑफ करेज। दूसरा एक वर्क है द ओपन बोट। ठीक है, थियोडोर डिजायर, इनका वर्क है द अमेरिकन ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी का मतलब है ये 3 नॉवेल्स की एक सीरीज है। ठीक है, एंड सिस्टर केरी, सिस्टर केरी वेरी फेमस वर्क। ठीक है, विलियम फॉकनर का 2 वर्क, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क्स और भी हैं, एज आई ले डाइन, साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, साउंड एंड दी फ्यूरी, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स। यहां पर देखिए जो मेंशन है वो इंपॉर्टेंट वन है, बाकी इन राइटर्स के और भी वर्क है, नेचुरलिस्ट वर्क है। ठीक है, एलन ग्लासगो, बैरन ग्राउंड, अर्नेस्ट हेमिंगवे, अ फेयरवेल टू आर्म्स एंड द सन आल्सो राइजेस। ठीक है, जैक लंडन, द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ठीक है, व्हाइट फैंग, ये दोनों कॉल ऑफ द वाइल्ड और व्हाइट फैंग्स दोनों में जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो कुत्ते हैं। ठीक है, ठीक, उन कुत्तों की जो है एक अच्छी खासी एक स्टडी है इसमें। आगे है कॉर्मैक मैकार्थी का ब्लड मेरिडियन, या फिर इसी का दूसरा टाइटल है द इवनिंग रेडनेस इन द वेस्ट।
और दूसरा वर्क है इनका क्रॉसिंग। फ्रैंक नोरिस का है, फ्रैंक नोरिस मैकटेन, ठीक है, इनका एक वर्क है अ स्टोरी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, दूसरा है द ऑक्टोपस, ठीक है, अ स्टोरी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। ऑक्टोपस इज वेरी फेमस वर्क, ऑक्टोपस जो है बहुत ही फेमस वर्क है, ठीक है। जॉयस कैरोल, इनका है ब्लैक वाटर एंड चाइल्डहुड, ठीक है। हर्बर्ट सेल्बाय, लास्ट एग्जिट टू ब्रुकलिन, रेक्विएम फॉर अ ड्रीम, ठीक है। अपटन सिंक्लेयर का है द जंगल और एक है ऑयल। एंड एडिथ वार्टन का एथन फॉर्म, द हाउस ऑफ मर्थ, ठीक है। एमाइल जोला का आपने इसको पढ़ा था, ये पूरी सीरीज है, ठीक है, 20 नॉवेल्स की, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है थ्रिस रेक्विन, ठीक। अब इसमें कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, उन पर मैं अलग से मार्क कर दे रहा हूं। एमाइल जोला, ठीक है। आगे कम से कम इनको तो याद रखिएगा, फ्रैंक नोरिस, जैक लंडन, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड विलियम फॉकनर, थियोडोर डिजायर, स्टेफन क्रेन, केट चॉपिन, इनको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इनको आप अपने आंसर में शामिल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी जो हम लोगों ने समझी नेचुरलिज्म के विषय में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंबोलिज्म, और सिंबोलिज्म पर चर्चा हम लोग आगे कल करेंगे, ठीक है। अभी कहीं से कोई डाउट है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो तो एक बार फटाफट से पूछ लीजिए, उस पर चर्चा हम करते हैं, ठीक है। और देयर आफ्टर हम लोग आगे मूव करेंगे, मीन्स की क्लास समअप करेंगे। नेचुरलिज्म, अच्छा, कभी कभी की क्लास में ज्यादा लोग होते हैं, कभी 8 9 10, आज 10 12 थे, और इसके बाद इसके पहले जो है संख्या कुछ कभी 20 तक रहती है, 16 रहती है। ये संख्या काफी लाइव में कम रहते हैं, एटलीस्ट 50 प्लस एडमिशन्स हैं, तो कुछ तो होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है जरा हमको बताइएगा, ठीक है, बाद में जो लोग देखेंगे, ठीक ना। ऐसे में हमको लगता है कि 8 10 लोग 15 लोग क्लास करते हैं, बाकी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, कुछ पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो जरा आज की क्लास जो जो लोग देखिएगा वो हमको एक बार मैसेज करिएगा कि आपने क्लास की। हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग क्लास करते हैं, क्योंकि लाइव का तो हमारे पास काउंट होता है, लेकिन लाइव के बाद कौन कौन देखता है कौन नहीं देखता है उसका आइडिया नहीं लगता हमको, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, मैं इतनी देर से क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूँ आपका, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई सजेशन नहीं है तो हमको आप इशारा करिए और हम चलें, क्योंकि आज की क्लास मेरे साइड से समअप है। एक काम ये भी कर सकते हैं, जिनका जिनका मतलब जिनके पास कोई क्वेश्चन ना हो, दे कैन लीव द क्लास, क्लास लीव करने का ऑप्शन होता है ना। नो डाउट, ओके। चलिए क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज अभी इसका पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, कल तक हो जाएगा, ठीक है। आप कल तक का मतलब है सुबह कोशिश होगी सुबह तक हो जाए। सर हम लाइव करते हैं,
जो लाइव करते हैं उनका तो हम देख लेते हैं, लगभग 10 से 12 ऐसे हैं जो रेगुलर करते हैं। ठीक ना, चलते हैं।